दिन का समय था। दरियापुर गांव का साधारण सा मोची विक्रम अपने कामों में व्यस्त था। उसके हाथों में एक कच्चे चमड़े का टुकड़ा था जिसे वो बड़ी मेहनत से एक नया जूता बनाने के लिए आकार दे रहा था। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। गांव वाले उसकी ईमानदारी और हुनर की तारीफ अक्सर किया करते थे, लेकिन उसकी गहरी चुप्पी को कोई समझ नहीं पाता था। विक्रम जूता बनाते हुए अपने आप से बोला, हाँ, कभी कभी लगता है कि जिंदगी में कुछ भी हो जाता है, हाँ, वो फिर कभी नहीं मिलता। क्या जिंदगी है, क्या बोलूं। तभी गांव का मुखिया रामपाल, जो कि गांव का सबसे बड़ा और प्रभावशाली व्यक्ति था, विक्रम के पास आ पहुंचा और मुस्कुराते हुए विक्रम की ओर देखकर बोला, अरे भाई विक्रम, क्या सोच रहे हो? जब भी देखता हूँ गहरी सोच में डूबे होते हो, हाँ? लेकिन आश्चर्य है, इसके बाद भी तुम इतने अच्छे जूते बनाकर तैयार कर लेते हो भाई। अरे जूते को देखकर कोई भी तुम्हारी प्रशंसा किए बगैर नहीं रहता है। वाह, बढ़िया काम करते हो विक्रम, लेकिन परेशान क्यों हो, ये बताओ। रामपाल की बात सुनकर विक्रम अचानक अपनी गहरी सोच से बाहर आ गया और मुस्कुराते हुए रामपाल की ओर देखकर बोला, अरे हाँ, नहीं, क्या हुआ मुखिया जी? अरे बात यह है विक्रम, मैंने सभी गांव वालों को बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा किया है। बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करनी है। रामपाल की बातें सुनकर विक्रम उदासी भरे अंदाज में मुस्कुराता हुआ बोला, मुखिया जी, महत्वपूर्ण विषय में तो चर्चा महत्वपूर्ण लोगों के साथ की जाती है। मैं तो एक मामूली सा मोची हूँ। क्यों, क्या बोलते हो मुखिया जी? अरे भाई हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि तुम मोची हो, बस तुम मामूली हो। ये मेरा मन मानने को इनकार करता है, और केवल मेरा ही नहीं भाई, बल्कि मेरी सुलेखा भी। वो मुझे अक्सर कहती रहती है कि विक्रम को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि ना जाने वो अपने अंदर कितने रहस्य छुपाए हुआ है। चलो आओ, मेरे साथ आओ। अरे चलो, जल्दी भी चलो मेरे भाई, चलो। विक्रम मोची मुखिया की बातों का इनकार नहीं कर सकता था। हालांकि वह जाना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी वह उठकर खड़ा हो गया और मुखिया के साथ पुराने बरगद के पेड़ के नजदीक जा पहुंचा। कुछ गांव वाले वहां इकट्ठे थे। उनके चेहरे पर चिंता और गुस्सा साफ नजर आ रहा था। मुखिया रामपाल अपने चुप्पी को तोड़ते हुए सभी की ओर देखकर बोला, गांव वालों, हमारे मंदिर में रखा प्राचीन ग्रंथ चोरी हो चुका है और यह बहुत गंभीर अपराध है। अब हमें इसका कारण पता लगाना ही होगा। तभी मुखिया की बेटी सुलेखा, जो एक साहसी और समझदार लड़की थी, विक्रम की ओर देखकर बोली, क्या आपको इस घटना के बारे में कुछ पता है? आप इतने चुप क्यों रहते हो? अरे हर चीज का जवाब जल्दबाजी में नहीं मिलता, थोड़ी शांति रखो सुलेखा। आप हमेशा ही चुप रहते हैं, कभी तो कुछ बोलिए। सुलेखा के शब्द में एक अजीब सा दबाव था, लेकिन विक्रम ने उसे नजरअंदाज कर दिया। तभी रामपाल मुखिया जी फिर बोले, अब तुम सब मेरी बात ध्यान से सुनो। मंदिर में जो प्राचीन ग्रंथ था, जो चोरी हो गया है और गायब हो गया है, वो कोई साधारण ग्रंथ नहीं था। उस ग्रंथ में काली विद्याओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी लिखी हुई थी। यहाँ तक कि दूसरे संसार में रहने वाले राक्षसों को इस संसार में बुलाने के लिए और उन्हें सिद्ध करने के लिए मंत्र भी लिखे हुए थे। जरूर उसे किसी ने बहुत ही गलत मकसद के लिए चुराया है। अब हमारा धर्म बनता है और हमारा कर्म बनता है कि हम उस चोर को ढूंढे, जो कि बहुत ही आवश्यक है। आप लोग समझे? तभी वहाँ मौजूद एक गांव वाला मुखिया जी से बोलता है, पर मुखिया जी,
हम सब गाँव वाले तो साधारण है भैया, हम सब इतना कठिन कार्य कैसे कर सकते हैं? क्यों? विक्रम, जो अब तक उनकी बातें बहुत ही गौर से सुन रहा था, गांव वालों की ओर देखकर बोला, अरे अरे अरे, इधर सुनिए आप सब। कभी भी खुद को साधारण समझने की भूल मत कीजिए। हर व्यक्ति के अंदर एक असाधारण प्रतिमा छुपी होती है। बस हमें उस प्रतिमा को बाहर निकालने और उसे पहचानने के लिए मेहनत करनी होती है। विक्रम की बात सुनकर मुखिया रामपाल खुश होता हुआ बोलता है, हाँ, मुझे तुमसे ऐसी ही उम्मीद थी विक्रम मोची। गाँव वालों, कुछ देर पहले मैंने अपने दिमाग से सारे गांव का निरीक्षण किया है और पता चला मुझे अपने सारे गांव में केवल 3 ही लोग बहादुर और बुद्धिमान नजर आए। एक विक्रम मोची, दूसरा हमारे गांव का कन्हैया और तीसरी मेरी बेटी सुलेखा। यह बात सुनकर वहाँ मौजूद कन्हैया अपनी प्रशंसा सुनकर खुश हो गया और मुखिया की ओर देखकर बोला, हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना। आप ही हो जो पूरे गांव में मेरी योग्यता से ही पहचानते हो मुखिया जी। तो सुलेखा, विक्रम मोची और कन्हैया, तुम सब अभी से चोर का पता लगाने में जुड़ जाओ। और हाँ, हमें देरी नहीं करनी चाहिए, जल्दी करो। इतना बोलकर मुखिया रामपाल वहाँ से चला गया और गांव के लोग भी अपने अपने घर की ओर बढ़ गए। सुलेखा विक्रम मोची की ओर बहुत गौर से देखती हुई बोली, हमें कहाँ से अपनी खोज शुरू करनी चाहिए? विक्रम मोची, जो बहुत ही गहरी सोच में डूबा हुआ था, सुलेखा की ओर देखकर बोला, सुलेखा, हमें सबसे पहले जाकर उस मंदिर के पुजारी से भेंट करनी चाहिए। चोरी का स्थान तो वही है ना। हाँ, चलो चलो, मंदिर चलते हैं। कुछ ही देर में सुलेखा, कन्हैया और विक्रम मोची गांव से कुछ दूर एक मंदिर में खड़े हुए थे। मंदिर का पुजारी डरा हुआ तीनों के सामने खड़ा हुआ था। विक्रम पुजारी की ओर देखकर बोला, पुजारी जी, तो एक बात बताइए, कल रात इसी मंदिर में से वो प्राचीन ग्रंथ गायब हुआ था ना? हाँ, वो प्राचीन ग्रंथ कई वर्षों से इसी मंदिर के कोठरी में संभाल के रखा था। उस कोठरी के बाहर का दरवाजा भी कई वर्षों से बंद था, लेकिन कल रात अचानक खटर पटर की आवाज से मेरी नींद खुल गई। वो आवाज कोठरी के अंदर से आ रही थी। मैं जैसे ही कोठरी के नजदीक पहुंचा तो मैंने देखा कि कोठरी का दरवाजा तो टूटा हुआ था। तब कोठरी के अंदर एक नकाबपोश प्राचीन ग्रंथ को हाथ में उठाए अचानक मेरे सामने आ गया। यह सुनकर कन्हैया बुरी तरह से क्रोधित होता हुआ बोला, अरे पुजारी जी, तो आपने उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? अरे अरे, मेरी पूरी बात तो सुनो। उसके हाथों में तलवार थी, तलवार। उस चोर ने मुझे धमकी दी थी, अगर मैंने मंदिर के बाहर जाने की कोशिश की तो मेरी गर्दन धड़ से अलग कर देगा। पुजारी की बात सुनकर विक्रम पुजारी की ओर बहुत ही गौर से देखने लगा। कुछ देर बाद विक्रम सुलेखा और कन्हैया की ओर देखकर बोला, चलो उस कोठरी को देखकर आते हैं। विक्रम सुलेखा और कन्हैया के साथ मंदिर के अंदर बनी हुई कोठरी में चला गया। तिजोरी का दरवाजा खुला हुआ था, मगर बीच में से हल्का सा टूटा हुआ था। उस दरवाजे को देखकर ऐसा लगता था कि मानो दरवाजे पर किसी ने बहुत कसकर लात मारी हो। कुछ देर बाद विक्रम सुलेखा और कन्हैया के साथ कोठरी से बाहर निकलकर आया और पुजारी से बोला, तो पुजारी जी देखिए, ये मंदिर थोड़ा ऊंचाई पर है, तो आपने कम से कम ये तो देखा होगा कि वो चोर वो प्राचीन ग्रंथ किस दिशा की ओर ले गया है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो
गांव की दिशा की ओर नहीं जा सकता, क्योंकि वो गांव की दिशा की ओर भागता तो वो मुझे अवश्य दिखाई दे जाता। उस तरफ और घोड़े पर था। वो अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की दिशा की ओर भागा था। विक्रम कच्ची जमीन को गौर से देखने लगा। तभी कन्हैया विक्रम से बोला, विक्रम, तुम कच्ची जमीन को आकर क्यों देख रहे हो? बात यह है कन्हैया कि पुजारी जी ने बताया कि वो चोर घोड़े पर सवार होकर जंगल की दिशा की ओर गया है और कल रात हल्की हल्की बारिश भी हुई थी। अगर वो चोर जंगल की दिशा की ओर भागा है तो घोड़े के पैरों के निशान जंगल की तरफ अवश्य मिलेंगे। बस हमें उस घोड़े के निशानों का पीछा करना होगा। यह सुनकर कन्हैया हंसते हुए सुलेखा की ओर देखकर बोला, एक मोची के अंदर भला इतना तेज दिमाग कैसे हो सकता है? अरे इन्हें तो बस जूतों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, लेकिन ये सुलेखा विक्रम मोची की ओर बहुत गौर से देखते हुए बोली, इसे कहते हैं चतुर मोची। आश्चर्य तो इस बात का है कि मैंने अपने जीवन में जितने भी मोची देखे हैं वो या तो बूढ़े देखे हैं या तो बहुत ही बुरी अवस्था में देखे हैं। 25 वर्ष का सुंदर स्वस्थ नौजवान मोची मैंने पहले कभी नहीं देखा। सुलेखा की बात सुनकर विक्रम मोची सुलेखा की ओर बहुत गौर से देखने लगा, मगर विक्रम मोची ने सुलेखा की बात का कोई जवाब नहीं दिया और फिर से जमीन की ओर देखने लगा। तभी विक्रम मोची को जमीन पर घोड़े के निशान नजर आए। वह सुलेखा की ओर देखकर बोला, ये देखो, घोड़े के निशान जंगल की ओर जा रहे हैं। चलो आ जाओ, हमें घोड़े के निशानों का पीछा करना चाहिए। इतना कहकर विक्रम मोची निशानों का पीछा करते हुए जंगल की दिशा की ओर बढ़ने लगा। सुलेखा और कन्हैया विक्रम के पीछे पीछे दौड़ने लगे। कुछ देर में वे तीनों एक खंडहर के नजदीक खड़े हुए थे। घोड़ों के निशान खंडहर के नजदीक आकर खत्म हो गए थे। यह देखकर सुलेखा आश्चर्य से बोली, अजीब बात है, घोड़े के कदमों के निशान खंडहर के नजदीक आकर कैसे खत्म हो गए? विक्रम बहुत ही गहरी सोच में डूबता हुआ सुलेखा और कन्हैया की ओर देखकर बोला, इस खंडहर के सामने घोड़े के निशानों का समाप्त होना अवश्य इस बात का सबूत है, या तो इस खंडहर के अंदर किसी दूसरी जगह जाने का रास्ता छुपा है या फिर कोई सुरंग। क्या बोलते हो? मुझे ये बताओ विक्रम, तुम सच में मोची ही हो ना? कहीं तुम गुप्त चोर तो नहीं हो ना भैया? क्यों क्यों? कन्हैया ने इतना कहा ही था, तभी वहाँ पर एक साधु आ पहुँचे। साधु को देखकर विक्रम बुरी तरह से चौंक पड़ा। विक्रम उस साधु को ऐसे देखने लगा कि मानो वह साधु को पहले से ही जानता हो। विक्रम साधु से कुछ कहने ही वाला था कि तभी वो साधु सुलेखा और कन्हैया की ओर देखकर बोला, तुम सभी यहाँ क्या कर रहे हो? तभी सुलेखा साधु को सारी घटना बताते हुए बोली, हम उस चोर का पीछा करते करते यहाँ तक आए हैं। साधु बड़े ही रहस्यमय अंदाज में सुलेखा की ओर देखकर बोले, कल रात मैंने एक नकाबपोश को इसी खंडहर के अंदर जाते हुए देखा था। क्या आप जानते हो, मेरे मन में कई सवाल चल रहे हैं। यह घोड़े के निशान इस खंडहर के बाहर तक ही है, क्यों? तुम एक चतुर मोची हो। तुम जानते हो कि घोड़े के निशान खंडहर के बाहर तक है क्यों हैं? कुछ देर पहले तुमने ही कहा था, इस खंडहर के अंदर या तो कहीं दूसरी जगह जाने का रास्ता है या फिर कोई सुरंग है। तुमने यह बात बिल्कुल सही कही थी। तभी कन्हैया साधु से बोला, लेकिन साधु महाराज, जब मोची ने यहाँ पर बात की थी तब तो आप यहाँ थे ही नहीं, तो फिर आपको कैसे पता चला कि विक्रम क्या कह रहा था? मैं एक चमत्कारी और मायावी साधु हूँ बच्चे। विक्रम, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इस खंडहर के अंदर एक सुरंग के रूप में गुप्त रास्ता है। वह केशव नगर महल में एक कक्ष के अंदर खुलता है।
तुम तीनों अभी और इसी समय वहां पर जाओ। वहां जाकर तुम्हें एक जादूगर मिलेगा जिसके पास मंदिर से चुराया हुआ वही प्राचीन ग्रंथ है। वह जादूगर इस प्राचीन ग्रंथ में से कुछ विचित्र मंत्र पढ़कर बहुत ही खास किस्मत की काली प्रक्रिया कर रहा है। तुम्हें किसी भी हाल में उसे रोकना होगा। जल्दी करो, जल्दी जाओ। ये सब तो ठीक है साधु बाबा, लेकिन हम उसे रोकेंगे कैसे? तभी साधु ने अपनी झोली से एक अभिमंत्रित सिंदूर निकालकर विक्रम को पकड़ाते हुए बोला, जब तुम वहां तक पहुंचोगे तब तुम उस जादूगर से बगैर बात किए हुए इस अभिमंत्रित सिंदूर को उसके शरीर के ऊपर फेंक देना। ऐसा करते हैं उसके शरीर में आग लग जाएगी और वह जलकर भस्म हो जाएगा, और ऐसा होते ही तुम्हारे सामने असली गद्दार आ जाएगा। इतना बोलकर विक्रम उस राष्ट्र की ओर बढ़ने लगा। सुलेखा और कन्हैया विक्रम के पीछे पीछे सावधानी पूर्वक अंदर चलने लगे। वे काफी देर तक ऐसे ही पैदल चलते रहे। चलते चलते वे तीनों एक बहुत ही पुराने दरवाजे के सामने खड़े थे। वो दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। तभी विक्रम बोला, इस दरवाजे के दूसरी तरफ ही हमारी मंजिल है। चलो, हमें जल्दी से जाकर उसे रोकना चाहिए। वे तीनों दरवाजे के अंदर चले गए। वहाँ एक बहुत ही खतरनाक इंसान लकड़ियां जलाए हुए बैठा हुआ मंत्र पढ़ रहा था। उसके सामने वही प्राचीन ग्रंथ रखा हुआ था। अचानक वह व्यक्ति विक्रम की ओर देखकर बोला, अरे तुम यहाँ कैसे? तुम तो मर गए थे राजा विक्रम। यह सुनकर कन्हैया और सुलेखा पूरी तरह से चौंक गए और विक्रम की ओर देखने लगे। विक्रम खुशी से उस व्यक्ति की ओर देखकर बोला, लगता है तुम वही जादूगर हो जिसके बारे में मुझे राजगुरु ने बताया था। क्यों? तभी विक्रम ने साधु का दिया वो सिंदूर उस व्यक्ति के ऊपर फेंक दिया। ऐसा करते ही उसके शरीर में आग लग गई और वह बुरी तरह से जल गया। कुछ देर में उस कक्ष का दूसरा दरवाजा खुल गया और एक व्यक्ति सैनिकों के साथ उस कक्ष में आ पहुंचा। विक्रम उस व्यक्ति को देखकर आश्चर्य से बोला, मंत्री जगन्नाथ, तुम ही हो असली गद्दार। क्यों? विक्रम ने इतना कहा ही था कि तभी रंग बिरंगी किरणों के साथ वही साधु वहाँ प्रकट हो गए। यह देखकर सुलेखा और कन्हैया की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। मंत्री जगन्नाथ इस दृश्य को देखकर क्रोधित अवस्था में बोला, समझ गया राजगुरु, समझ गया। तुम्हारे गायब होने का भी रहस्य समझ गया और राजा विक्रम के गायब होने का भी रहस्य समझ गया। अब मैं समझ गया, मुझसे झूठ बोला गया था कि राजा विक्रम डर की वजह से जंगल की ओर भाग गया है और एक शेर का शिकार बनकर मारा गया है। कौन हो तुम? और मंत्री जगन्नाथ साधु महाराज को राजगुरु कहकर क्यों संबोधित कर रहे हैं? आखिर ये सब क्या रहस्य है? मैं कोई मोची नहीं सुलेखा, बल्कि केशवनगर राज्य का राजा विक्रम सिंह हूँ, जो छुपकर मोची बनकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। तभी राजगुरु सुलेखा की ओर देखकर बोले, और मैं एक साधु भी हूँ और इस महल का राजगुरु भी हूँ। मैं तुम्हें बताता हूँ कि जिस कक्ष में तुम खड़ी हो वो कक्षा राजा विक्रम और उसकी पत्नी का था। कुछ वर्ष पहले की बात है कि राजा विक्रम अपने पत्नी के साथ अपने कक्ष में गहरी नींद में सो रहे थे। महाराज की पत्नी रानी रुक्मणी गर्भवती थी। महाराज जब सोकर उठे तो रानी रुक्मणी गायब थी। महाराज ने पूरे महल में रानी रुक्मणी की तलाश की, मगर रानी रुक्मणी का कुछ पता नहीं चला और शाम को रानी रुक्मणी की लाश बड़ी ही खतरनाक अवस्था में जंगल में मिली। उनका पेट फटा हुआ था और महारानी रुक्मणी की पेट से अधजन्मा बच्चा दिया गया था। तभी मैं समझ गया कि महारानी के ऊपर कोई काली तंत्र प्रक्रिया की गई है। मैंने अपने जादुई तंत्र विद्या से पता किया कि इस तरह की तंत्र किया केवल दूसरे देश में रहने वाला एक जादूगर ही कर सकता है। बस उसके बाद मुझे मंत्री जगन्नाथ पर शक हुआ, परंतु उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। तब मैंने महाराज से सूचित किया कि आपको महल से कहीं दूर जाना चाहिए और अपना जीवन एक मजदूर या साधारण मोची बनकर व्यतीत करना चाहिए, जब तक असली अपराधी खुलकर सामने न आए तब तक। लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही, मंत्री जगन्नाथ ने उस जादूगर को क्यों बुलाया होगा?
अरे वो अमर होना चाहता था महाराज, और उसने अमरता प्राप्त करने के लिए उस जादूगर को यहाँ पर बुलाया। जादूगर ने मंत्री जगन्नाथ से कहा, अगर राजा की गर्भवती पत्नी का गर्भ निकालकर शैतान की बलि चढ़ा दी जाए तो शैतान प्रसन्न हो जाएगा, और उसके बाद उसी गर्भवती पत्नी के पति राजा के भी बलि चढ़ा दी जाए तो शैतान उसे अमर बना सकता है। महाराज, जब आप महल से गायब हो गए तब मंत्री जगन्नाथ की योजना पर पानी फिर गया, इसलिए उसने मंदिर के अंदर रखी हुई वह प्राचीन किताब चुरवाई। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आप हमारे राजा हैं। ऐसी बात मत कहो कन्हैया। राजा विक्रम सुलेखा से बोले, मैं जानता हूँ तुम मुझे मन ही मन पसंद करती हो सुलेखा, परंतु मैं किसी और के साथ विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। महाराज, मैं आपसे प्रेम करती थी और हमेशा करती रहूंगी, और मैं आपका इंतजार हमेशा करूंगी और कभी भी विवाह नहीं करूंगी।